सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं, इसमें देखिए हम आपको स्टार्ट किए थे डीएलएड की जो पवन सीरीज आती है। पवन सीरीज में हमने बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट किया था। बहुविकल्पी पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया था, अतिलघुत्तरी स्टार्ट किया था। एक क्लास मैंने लिया है जिसमें 26 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 27 से इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करिएगा तो मैथ के सभी जो जितने भी क्लासेस हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 27 है, शेयर का क्या अर्थ है। शेयर का क्या अर्थ है? तो पूंजी को प्रायः सामान्य मूल्यों की इकाई में बांट दिया जाता है। प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी बिजनेस इंसान करता है, कोई भी बड़ी कंपनी शुरू करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, जिसे पूंजी कहते हैं। ठीक, अब इस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसे शेयर बोलते हैं, ताकि लोग उसे खरीद पाएं और कंपनी में पैसा लगा पाएं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? जो पूंजी को छोटे छोटे सामान्य मूल्यों की इकाई में बांट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, अंशधारी कौन होता है? तो शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी या अंशधारी कहलाता है। अब जब पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया तो शेयर कहलाए। इस शेयर को जो खरीदेगा उसे शेयर होल्डर या अंशधारी कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है, सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक क्या है? यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय मतलब कि ऐसा समुच्चय, ऐसे पदों का समुच्चय जो सभी में उपस्थित हों। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं, और इसको ऐसे उल्टा यू से दर्शाते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, संघ समुच्चय का प्रतीक क्या है? संघ समुच्चय यानी कि यूनियन सेट। यूनियन सेट को कैसे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक यू, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31, समुच्चय प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो समुच्चय प्रदर्शन के लिए देखिए समुच्चय निर्माण विधि और सूचीबद्ध या रोस्टर विधि। तो दो विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से और सूचीबद्ध या जिसे रोस्टर विधि कहते हैं, दो विधियों से समुच्चय को दिखाया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। a इंटरसेक्शन b यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय, मतलब कि ऐसा समुच्चय a इंटरसेक्शन b ऐसा समुच्चय होगा जिसका पद जो है वह ऐसा पद होगा जो a और b दोनों में होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पद ऐसा है जो a और b दोनों में है? 11, और इसके अलावा कोई नहीं है, तो 11 जो हो जाएगा वह a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में भाग देना है, तो सबसे पहले इसको इसी तरीके से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17। ठीक, अब इसके बाद देखिए x प्लस 3 से भाग देना है। अब देखिए x प्लस 3 का पहला पद x है और यहाँ पे पहला पद जो है वह x स्क्वायर है। तो हमें ऐसे लाना होता है, हमें x को x स्क्वायर बनाना होता है। यहाँ पे जो पहला पद है उसी के तरीके से बनाना होता है। तो अब देखिए x प्लस 3 में किससे गुणा कर दिया जाए कि इसका पहला पद x स्क्वायर बन जाए? तो x से गुणा कर देंगे, यानी x प्लस 3 को हम लोग x बार ले जाएंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। अब घटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर 8x में से माइनस 3x होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखिए घटाते हैं तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा
5x और प्लस 17 ऐसे उत्तर आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है x प्लस 3 और यहाँ पे है 5x प्लस 17। तो अब देखिए यहाँ पे पहला पद x है और यहाँ पे 5x है, तो x को 5x बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 5 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15। अब इसके बाद घटा दीजिए तो ये भी 5x माइनस 5x हो जाएगा, 15 माइनस 15। अब देखिए 5x कट जाएगा और 17 में से 15 घटेगा, बचेगा 2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आता है इसे हम लोग कहते हैं शेषफल। ठीक, शेषफल जो बच गया 2 अब बच गया, अब इसमें भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पे जो आता है इसे हम लोग कहते हैं भागफल। x प्लस 5 भागफल हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 है। बताइए a बराबर b है या नहीं यदि a इतना है, a बराबर 2 4 6 8 10 और b x इज सच दैट x ऐसा है कि समपूर्णांक संख्या है और x छोटा या बराबर है 10 के। x ऐसा है कि समपूर्णांक संख्या है, समपूर्णांक संख्या। तो a देखिए इतना लिखाएगा और b कितना लिखाएगा, समपूर्णांक संख्या जो 10 से छोटी। तो सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 2 से 2 आएगा और 3 तो आएगा नहीं क्योंकि सम संख्याएं लेना है, विषम नहीं। तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर या छोटा, तो 10 भी आएगा। तो अंततः देखिए जो एलिमेंट्स a के हैं वही एलिमेंट्स b के हैं, ना ज्यादा ना कम, इसलिए अ व बा के अवयव समान है, अतः a बराबर b यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही समुच्चय समान है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न समुच्चय a बराबर abc b बराबर bcad है, तो क्या a सबसेट है b का, क्या b सबसेट है a का। तो यहाँ पे देखिए a सबसेट b, a उप समुच्चय है b का, तो पूछ रहा है क्या a उप समुच्चय है b का, और फिर एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि क्या b उप समुच्चय है a का। तो अब देखिए अतः a के समस्त अवयव b में हैं। अब देखिए a के समस्त अवयव a b c 3 अवयव हैं और a b c b तीनों जो अवयव हैं वह b में है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम लोग कि a जो है वह सबसेट है b का। ठीक है, ये जो कथन है a सबसेट है b का, यह राइट है। और दूसरा जो है वह है चूंकि b के समस्त अवयव a में उपस्थित नहीं है। अब देखिए b में 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट, और a में 3 ही एलिमेंट हैं, इसीलिए b जो है वह उप समुच्चय नहीं है a का। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 36 है। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, सभी जो विद्यार्थी जिन्होंने अंक प्राप्त किया उन अंकों का योगफल, और कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी, तो 5 से भाग होगा। अब देखिए 40, 50, 68, 70, 72 को जोड़ेंगे 300 आ जाएगा, और 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भागफल, 60। तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37। किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110 इस प्रकार है रुपए में। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे समांतर माध्य 15 मजदूरों की मजदूरी का निकालना है, तो 15 मजदूरों की मजदूरी जोड़ लीजिए और उसमें भाग कर दीजिए 15 से, समांतर माध्य आ जाएगा। देखिए 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 को इस तरीके से जोड़ लीजिए, क्रम कोई भी रखिए, जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 1320, और 1320 में भाग देंगे 15 से। तो देखिए 15 अट्ठे 120 होगा, बचेगा 12 और 0 120 फिर बच जाएगा, यानी कि 8 बार फिर चला जाएगा, यानी कि 88 रुपए जो हो जाएगा वह एक मजदूर की मजदूरी का समांतर माध्य आ जाएगा। समझ लीजिए कि एक मजदूर को लगभग 88 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है,
समांतर माध्य जो आ जाएगा मजदूरों की मजदूरी का वह 88 रुपए आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 38 है, माध्यिका क्या है? माध्यिका क्या है? तो आंकड़ों के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच का मान जो होता है वह माध्यिका कहलाता है, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में लगाने पे, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पे जो बिल्कुल बीच का मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए कितने आंकड़े दिए गए हैं, 3, 3, 6, 7। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए हैं उनको एक क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में लगा लेंगे बढ़ते हुए। सबसे पहले सबसे छोटे को रख लेंगे 145, 143, फिर 145, फिर 48, फिर 151, 152, 153, 155। फिर पदों की संख्या देखिए यहाँ पे कितनी हो गई, 7, जो कि विषम है। ठीक, अब इसके बाद देखिए माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा, n धन 1/2वें पद का मान। माध्यिका कितना हो जाएगा, 7 धन 1/2वें पद का मान, यानी कि 4वें पद का मान। तो यहाँ पे 4वां पद क्या होगा, देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। जो आपने क्रम से लगाया है, क्रम से लगाने के बाद जो यहाँ पे क्रम लिखा गया है उसी में आपको चौथा पद देखना है। ठीक है, ना कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें चौथा पद। ठीक है, क्रम से लगाने के बाद चौथे पद की गिनती हम कर लेंगे, वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए माध्यिका कितना आ जाएगा, 151। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक आंकड़ा ये दिया गया है, एक आंकड़ा ये, दो आंकड़े दिए गए हैं। अब पहले आंकड़े में देखिए तो 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 12, 12। अब देखिए 12 जो है वह बार बार आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 4 बार हमको दिख गया, और कोई संख्या नहीं है जो इतनी बार रिपीटेड हो। तो पहले में क्या है, जो बहुलक हो गया 12 हो गया, और दूसरे में देखते हैं 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 38, 38। अब देखिए इसमें 38 जो है वह काफी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 38 जो हो जाएगा यहाँ बहुलक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 41, द्रव के आयतन का मापन किसमें किया जाता है? तो द्रव के आयतन का जो मापन है वह लीटर में, मिलीलीटर में, तो मुख्यतः लीटर लिखा जाता है, तो लीटर में किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, 48 है, और ऊंचाई जो है वह 5 मीटर है। अब देखिए कमरे का आयतन क्या होता है, कमरे का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है फर्श के क्षेत्रफल के रूप में, तो फर्श का क्षेत्रफल रखिए, फिर गुणे ऊंचाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आयतन। 48 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 240 मीटर क्यूब, यह कमरे का आयतन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 43 है, पार्श्व आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ACB वृत्त पर 3 बिंदु हैं, कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। कोण ABC, तो यहाँ पे देखिए कोण ABC कोण नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ACB, कोण ACB का मान ज्ञात करना है। कोण ACB यानी कि इस कोण का माप ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई AB, जैसे देखिए तो AB एक जीवा है, AB क्या है, एक जीवा है, और इस जीवा के द्वारा एक कोण जो है वह परिधि पे बन रहा है और एक कोण केंद्र पे बन रहा है। तो जो परिधि पे बना कोण होता है, कोण ACB, वह आधा होता है केंद्र पे बने कोण के। ठीक है, अब देखिए केंद्र पे जो कोण बन रहा है वह 240 अंश का है, कोण AOB। ठीक, तो यहाँ पे यह आधा हो जाएगा 240 अंश का, यानी कि 120 अंश हो जाएगा। यह सीधे सीधे आपको चित्र में ही दिख रहा है, इसका मान कितना होगा, 120 अंश हो जाएगा।
अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। तो अर्धवृत्त, आधा वृत्त, यह व्यास खींच लीजिए और इस व्यास पे आधा वृत्त इस तरीके से बना लीजिए। तो इस अर्धवृत्त का अंश माप कितना है। देखिए पूरे वृत्त का जो अंश माप होता है वह 360 अंश होता है। तो आधे का कितना होगा, 180 अंश। और अर्धवृत्त में बने कोण की माप कितनी होती है। तो अर्धवृत्त में कोई कोण अगर बन रहा है, ठीक है, तो वह कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती हो, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, जो रेखा दो बिंदुओं पे काटती हो वृत्त को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, तो वृत्त से कोई भी रेखा तीन तरीके से गुजरेगी। एक रेखा मान लेते हैं वृत्त को टच ही ना करे और केवल एक बिंदु पे टच करे, और एक रेखा जो दो बिंदुओं पे काटेगी उसे हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। और जो एक बिंदु पे काटेगी उसे स्पर्श रेखा, और जो ऐसे निकल जाएगी उससे तो कुछ नहीं कहेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 47 है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 है। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 8 बालिकाएं हैं, इनको क्रम में लगाइए। तो सबसे छोटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 133 दिख रहा है। 133 के बाद 135, फिर 137, फिर 138, 138 के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 138 के बाद 138 के बाद देखिए 140 आया है सबसे पहले, फिर देखिए फिर 142 आया है, फिर 148 आया है, फिर 150 आया है लास्ट में। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 बालिकाओं की ऊंचाइयां दी गई हैं जिसे हमने क्रम में लगा लिया है। अब माध्यिका निकालेंगे तो जो सम संख्या जब होती है, इसका जो माध्यिका हम लोग निकालते हैं, इसका माध्यिका हम लोग निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, फिर प्लस n/2 धन 1वां पद। ठीक, n का मान 8 है यानी कि 4वां पद, 4वां पद धन 5वां पद, और इन दोनों का आधा। देखिए ब्रैकेट के पहले कितना लिखा है, 1/2। तो चौथा पद यहाँ पे कितना है, 138, और पांचवा पद 140। 138 और 140 को दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 139। ठीक है, तो यही आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे ऊंचाई भी किसी लड़की की नहीं है लेकिन माध्यिका आया है क्योंकि संख्या जो है वह सम है, सम संख्या है, मतलब 8 बालिकाओं का निकालना है। तो ऐसे केस में क्या आएगा, ऐसे केस में जो बीच के दो पद हैं उन दोनों पदों का माध्यिका जो होगा, उन दोनों पदों का समांतर माध्य एक तरीके से समझिए जो होगा वही माध्यिका आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक 3.5 सेंटीमीटर इस तरीके से रेखा खींच लेना है और यही प्रकार में दूरी रख के, ठीक है, इस तरीके से घुमा लेना है। इस तरीके से आप घुमा लोगे तो यह आपका एक वृत्त बन जाएगा और इस वृत्त पे आपको एक बिंदु कहीं P ले लेना है। P बिंदु ले लोगे और उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा आप दिखा दोगे। ठीक है, और स्पर्श रेखा खींचने के लिए कुछ नहीं, उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचना है उसके लंबवत एक रेखा खींच देना है आपको, बस यही हो जाएगा स्पर्श रेखा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 49। देखिए है 3 के घाते 4, 3 के घाते 5, गुणे 3 के घाते ऋण 9, गुणे 3 के घाते 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सभी 3 के घात में संख्याओं का गुणा हो रहा है तो सभी घाते जो हो जाएंगी वह जुड़ जाएंगी। 4 धन 5 धन ऋण 9 धन 2। अब 4 धन 5 9 और ऋण 9 शून्य हो जाएगा और बचेगा कितना, 3 के घाते धन 2
और ये हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी कि 9। वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 50, 4/x² ऋण y² 9। अब देखिए इसको कितना लिखा जा सकता है, 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, a² माइनस b² का एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। a की जगह देखिए कितना है 2/x, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2/x प्लस y, b की जगह क्या है y/3, तो आ जाएगा y/3। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2/x प्लस y/3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2/x माइनस y/3। तो इस तरीके से आसानी से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए संख्या 51 है, log 1/10 का मान बताइए। log 1/10। अब देखिए 1 को क्या लिखा जा सकता है, 10 के घाते 0। ठीक, अब ये जो घात में होता है वह बाहर चला जाता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 0 गुणे log 10/10 यानी कि 0 गुणे 1 यानी कि मान कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 0। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संख्या 52, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो लाभांश जो है वह शेयर के प्रारंभिक मूल्य यानी कि नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है, यह याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 53, यदि समुच्चय A इतना है B इतना है तो A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। मतलब A और B में ऐसे पदों को लिखिए जो दोनों में है। सर्वनिष्ठ समुच्चय यहाँ पे लिखना है A और B का। तो देखिए A इतना है B इतना है, अब A और B दोनों में उपस्थित पदों को लिखना है। तो देखिए 2 जो है वह B में नहीं है, 3 जो है वह B में नहीं है, 5 जो है वह B में है, तो 5 लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B का एक सेट बनाएंगे जिसमें 5 लिखेंगे, और 7 B में नहीं है, 9 B में है तो 9, और 13 देखिए 11 B में नहीं है, 13 है तो 13। तो इस तरीके से 5, 9 और 13 ये 3 पद जो है वह A और B दोनों में है, तो A इंटरसेक्शन B दोनों में आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 54 है, 9a² माइनस 24a प्लस 18a² को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3a से भाग देना है, तो देखिए पहले तो जो दिया गया है जिसमें भाग देना है उसको हम लोग सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9a² माइनस 24a प्लस 18a² लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए 18a³ है। तो हम लोग क्या मान के चले, यहाँ पे हम लोग 18a³ रहेगा, यहाँ पे 18a³। तो इसको देखिए हम लोग पहले क्रम में लिख लेते हैं। देखिए 18a³ प्लस 9a² माइनस 24a, देखिए यही दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 18a³ को हमने पहले लिख लिया क्योंकि बड़ा जो है वह 3 घात का है, फिर 9a² फिर माइनस 24a, इसमें भाग देना है देखिए 3a से। ठीक, तो अब देखिए इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 18a³ बाई 3a प्लस 9a² बाई 3a माइनस 24a बाई 3a। अब देखिए a से a³ कटेगा तो a² हो जाएगा, और 3 से 18 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, a से a² कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा और 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो बचेगा क्या 6a² प्लस 3a माइनस 8, यही जो हो जाएगा वह भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप सीधे सीधे अगर 3a कॉमन भी ले लेते हैं तो भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए संख्या 55 है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC 40 अंश का है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे
देखिए एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र जो है वो O है और कोण OBC, यह जो कोण है वह 40 अंश का दिया गया है और कोण BAC इसका मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका मान किस तरीके से निकाल सकते हैं, चित्र में देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो OB है यह त्रिज्या है और OC जो है यह भी त्रिज्या है। ठीक, तो त्रिभुज OBC में ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनता दिख रहा है, इसमें देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो समान भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कोण OCB बराबर हो जाएगा कोण OBC। ठीक, तो कोण OCB का मान कितना आ जाएगा, 40 अंश। कोण OBC हमको पता है तो ये 40 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद इसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग जो होगा वह 180 अंश होगा। तो कोण BOC का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस ये दोनों कोण 40 40 कितना 80, 100 अंश। इसका मान कितना आ जाएगा, यह जो कोण आ जाएगा 100 अंश आ जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि किसी एक जीवा द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह उसी जीवा द्वारा परिधि पे बना जो कोण होता है उसका आधा होता है। ठीक है, तो कोण BAC बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ कोण BOC, यानी कि 1/2 ऑफ 100 अंश। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 50 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप निकालोगे तो कोण BAC का मान कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से निकालना है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सॉल्यूशन आप सभी प्रश्नों का बहुत ही आसानी से कर लोगे। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इसी तरीके से आसानी से आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। आपको यह क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने खास मित्रों में कम से कम 5 मित्रों में आपको इस क्लास को शेयर करना है। सभी ग्रुपों में जहां भी आप जुड़े हों सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आसानी से सही प्रश्नों को सभी को हल कर पाएं और अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर पाएं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगे जब भी क्लास आएगा। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट करके बताइए और चैनल पे विजिट करके सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस से आप जरूर पढ़िए। आपको बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है। आप खुद आके कमेंट करोगे कि हाँ बहुत अधिक फायदा हुआ है। तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का भी लिंक नीचे दिया गया है। ऐप का भी नाम टारगेट यूपीटेट सीटेट है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और डाउनलोड करोगे आप, वहां पे 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स में आपको सारी चीजें उपलब्ध हैं, कहीं से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप 95% प्लस स्कोर करके आओगे अगर ऐप से आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो ऐप में सभी चीजें चैप्टर वाइज पढ़ाई गई हैं। सभी सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज टेस्ट आपके लिए सेट किए गए हैं और चैप्टर वाइज इस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। फिर आपका राजन पवन सीरीज पूरा सॉल्व मैं करा ही रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सभी वर्षों का सॉल्व कराया गया है। साथ ही आपके मास्टर क्लास लिए गए हैं और वहां पे आपको सभी पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे और यह राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा। तो सारी सुविधाएं आपको ऐप पे मिल जाएंगी। तो जरूर डाउनलोड करें और वहां पे जरूर जुड़ें। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक पार्ट और बचा है तिलक उत्तरी का, वो भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।